नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ को लेकर के। और रिसेंटली हम लोगों ने आपके जीएसटी का 5वां चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल था सप्लाई अंडर द जीएसटी। हालांकि इससे जुड़ी हुई पहली क्लास में चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। आज का क्लास नंबर 2 रहेगा। अगर मैं बात करूं पहली क्लास की, तो पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के चर्चा किया था कि सर सप्लाई का जीएसटी के अंदर क्या कुछ इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है और कौन-कौन से ऐसे सेक्शन है, कौन-कौन से सबसेक्शन है जिनको आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करना है। पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर इन तमाम सेक्शंस को, सबसेक्शंस को, प्रोविजंस को लर्न करना है, मेमोराइज करना है, और ताकि आप लोग जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं, तमाम क्वेश्चंस को टैकल कर पाए। इस सीरीज में हम लोगों ने सेक्शन 7(1)(a) को डिस्कस किया था, सेक्शन 7(1)(a) को डिस्कशन किया था, सेक्शन 7(1)(b) को भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। साथ साथ हम लोगों ने सेक्शन 7(1)(c) को भी डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास के अंदर हम इससे आगे प्रोसीड करने वाले हैं और काफी चीजों को हम लोग डिटेल में जाकर के इत्मीनान से अंडरस्टैंड करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे और एक एक चीज को बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप सभी को याद हो तो पिछली क्लास के अंदर मैंने क्या बताया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंपोर्टेशन ऑफ द सर्विस को पढ़ा था। याद है किसी को? मैंने बताया था जब भी आप लोग सर्विस को इंपोर्ट करते हैं तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी है वो जो सर्विस आपने इंपोर्ट किया है वो विद कंसीडरेशन इंपोर्ट किया है, और दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी थी जो आपने सर्विस इंपोर्ट किया है वो विदाउट ए कंसीडरेशन इंपोर्ट किया है। उसके अलावा हमने देखा अगर आपने कंसीडरेशन के साथ सर्विस को इंपोर्ट किया है, तो चाहे आपने बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से इंपोर्ट किया हो, चाहे आपने उसको बिना किसी यानी कि अदर देन बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से इंपोर्ट किया हो, दोनों ही केस में सप्लाई कंसीडर होगा और दोनों ही केस में उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। वहीं अगर आप लोग विदाउट कंसीडरेशन वाले केस को लेके चलते हैं, तो विदाउट कंसीडरेशन वाले केस में मैंने आपको क्लियरली बताया था, आपको ध्यान ये देना है जो सर्विस इंपोर्ट हुआ है विदाउट द कंसीडरेशन वो क्या रिलेटिव पर्सन से संबंधित है या डिस्टिंक्ट पर्सन से संबंधित है या अनरिलेटिव पर्सन से संबंधित है। अगर अनरिलेटिव पर्सन से विदाउट कंसीडरेशन आपने सर्विस इंपोर्ट किया है तो वो सप्लाई कंसीडर नहीं होगा, उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं करना है। लेकिन मैंने आपको बताया था जो आपकी रिलेटिव वाली कैटेगरी है या डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी है, उसके अंदर आपको देखना है आपने बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से इंपोर्ट किया है सर्विस को या अदर देन बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के लिए इंपोर्ट किया है। तो बिजनेस कैटेगरी के अंदर वो आपका सप्लाई कंसीडर होगा और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। अगर आप सभी को याद हो तो ये वाला चार्ट मैंने काफी डिटेल में आपको आप सभी को पढ़ा दिया था। तो यहां पर हम लोगों ने सेक्शन 7(1)(b) को अंडरस्टैंड किया, सेक्शन 7(1)(c) को अंडरस्टैंड किया, और मैंने लास्ट क्लास में आप सभी के साथ ये बोल के क्लास को एंड किया था कि सर अगली क्लास के अंदर हम जब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को तो हम लोग कहां से शुरू करने वाले हैं। अब हम समझेंगे सर ये जो रिलेटिव पर्सन है या रिलेटेड पर्सन है या जो आपका डिस्टिंक्ट पर्सन है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्टली हम लोग किस तरीके से इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वाला जो फलाना रिलेशन है हमारा रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आता है या डिस्टिंक्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेके चल रहे हैं, हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन। याद रखिएगा आज की क्लास का एजेंडा क्या रहेगा, कहां से शुरू करेंगे, हम लोग रिलेटेड पर्सन से शुरू करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं शॉर्ट एब्रिविएशन रिलेटेड पर्सन के लिए मैं क्या यूज करता हूं, आरपी यूज करने वाला हूं। तो टोटल अगर आप लोग देखेंगे ना तो 6 से 7 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, जिनके अंदर से कोई भी आपका पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो आप लोग बड़े प्यार से कह पाएंगे कि सर ये है ना, ये पर्टिकुलर रिलेटेड
पर्सन रहने वाला है। जैसे रिलेटेड पर्सन की पहली डेफिनेशन के अंदर, पहले पॉइंट के अंदर अगर आप लोग ध्यान से आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट आपको बताता है सच पर्सन आर ऑफिसर और ए डायरेक्टर ऑफ ए वन अनदर्स बिजनेस। माने यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला शब्द क्या है? ऑफिसर, दूसरा क्या है? डायरेक्टर। माने आप लोग ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, लेट अस से कि हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स दो आप लोग पर्सन की चर्चा कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स मान लीजिए एक आपका पर्सन ए है और दूसरा पर्सन आपका बी है, इसका अपना एक बिजनेस है, लेट अस से इसका बिजनेस बी है और ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे मैं कह देता हूं एक मिस्टर एक्स है और आपका एक मिस्टर वाई है, ठीक है। इसका जो बिजनेस है बी के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है, इसका बिजनेस क्या किया गया है? बी डैश के नाम से रिप्रेजेंट किया है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोला है? अगर ये पर्सन एक दूसरे के बिजनेस के अंदर ऑफिसर्स है या तो क्या है आपके डायरेक्टर है, तो ये जो आपके एक्स और वाई है ये क्या कंसीडर कहलाएंगे? ये आपके आरपी कहलाएंगे, मान ली रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। समझ में आया? तो पहली डेफिनेशन क्या कहती है? रिलेटेड पर्सन के अंदर सर अगर कुछ पर्सन जो ऑफिसर है या डायरेक्टर्स हैं एक दूसरे के बिजनेस के, तो वो क्या कहलाते हैं? वो रिलेटेड पर्सन कहलाते हैं। क्लियर? तो पहली डेफिनेशन आपको क्लियर हुई। अगर आप लोग दूसरे पॉइंट को ध्यान से देखेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा, जैसे आपने अलग अलग मोड ऑफ बिजनेसेस को पढ़ा है, जैसे सबसे पहले आपने सोल प्रोप्राइटरशिप को पढ़ा है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशंस को एक तरीके से हटाने के लिए, लिमिटेशंस के सॉल्यूशन के टर्म में हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म को पढ़ा था। याद है आप सभी को? हमने एक फर्म पढ़ा था जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो माय डियर फ्रेंड्स? उसको आप लोग पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानते हो। तो जब भी आपका पार्टनरशिप होता है ना, जितने भी लोगों के बीच में होता है, तो वो लीगली पार्टनर होते हैं। वो लीगली क्या होते हैं? पार्टनर होते हैं। और जितने भी लीगल पार्टनर्स होते हैं ना, वो रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो दूसरी कैटेगरी किसकी रहेगी? लीगली जितने भी रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो क्या कहलाते हैं माय डियर फ्रेंड्स? वो आपके रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आ जाते हैं। इस बात को आपको ख्याल में और जहन में रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, लेट अस से मैं आपका एम्प्लॉय हूं, क्लियर है? और ये जो एम्प्लॉय है ये किसके साथ काम कर रहा है? एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा है। तो जो आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो रिलेशन है ना, वो इन दोनों के बीच में क्या रहने वाला है? दैट इज द रिलेटेड पर्सन का रिलेशन रहने वाला है, ठीक है। तो जितने भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आपके रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। इसको आपको अपने ख्याल में रखना है। देखिए तीन बातें मैंने अभी तक की है। अगर आपका बिजनेस है, दो लोगों का बिजनेस है और उन दोनों के बिजनेस के अंदर अगर आप दोनों क्या हो? एज ए ऑफिसर काम कर रहे हो या एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हो, तो आप लोग क्या कहलाओगे? एक दूसरे के लिए रिलेटेड कहलाओगे। अगर आप लोग पार्टनर्स है, कोई भी जितने भी लोग पार्टनर हैं वो आपस में रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की जो कैटेगरी होती है ना, उसमें आप लोग किस कैटेगरी में? जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशन होता है वो एक तरीके से आरपी का ही होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोग तीसरे की बात करते हैं तो ये काफी अहम जरूरी पॉइंट हो जाता है। चौथा पॉइंट है, याद रखिएगा ये कौन सा पॉइंट है? ये फोर्थ पॉइंट है। अब इसको आप लोग जरूर ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसका पूरा एजेंडा क्या है। यहाँ पे क्या होगा? कोई भी एक थर्ड पर्सन होगा जो दो अलग अलग लोगों को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? दो अलग अलग लोगों को कंट्रोल करेगा। या आप लोग कह सकते हैं जैसे कोई भी ए पर्सन है, क्लियर है? आप लोग क्या कहते हैं? ए पर्सन है। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक बी की बात कर रहा हूं और यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? सी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे ए के अंदर और बी के अंदर, सॉरी आपका बी कंपनी के अंदर और सी कंपनी के अंदर अगर ए जो व्यक्ति है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस ए के पास अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 25% वोटिंग राइट है, ध्यान रखिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है? 25% वोटिंग राइट है। इस बी के अंदर भी और इस सी के अंदर भी अगर थर्ड पर्सन के पास वोटिंग राइट है ना, तो ये जो बी और सी के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा? रिलेटेड पर्सन का रिलेशन रहेगा। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन यही लिखा हुआ है, अ थर्ड पर्सन या तो वो कंट्रोल करता है, याद रखिएगा क्या करता है? कंट्रोल करता है, या तो वो ओन करता है, या तो वो होल्ड करता है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। ध्यान रखिएगा, काफी कंफ्यूज करने के लिए ऐसी केस स्टडीज आती हैं। डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो डजंट मैटर, या तो वो ओन करे या कंट्रोल करे या होल्ड करे, ग्रेटर देन इक्वल टू 25% वोटिंग स्टॉक्स या
शेयर्स, याद रखिएगा उसके पास कितना होना चाहिए, 25% के इक्वल या 25% से ज्यादा वोटिंग स्टॉक या शेयर्स अगर उसके पास है तो वो क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। रिलेटेड पर्सन आपकी वो दो कंपनीज की बात हो रही, दो फर्म की बात हो रही है जिनको कोई थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे बी और सी क्या हो जाएगा, आपका रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। अच्छा, कोई एक व्यक्ति है दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि एक व्यक्ति है दूसरे को कंट्रोल कर रहा है तो भी वो रिलेटेड होंगे, इस बात को आपको ख्याल में रखना है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी आपका सॉरी रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। समझ में आया? तो अभी तक देखिए हमने क्या पढ़ा, अगर आप ऑफिसर्स हैं एक दूसरे के बिजनेस के अंदर या आप लोग डायरेक्टर्स हैं तो आप लोग दोनों रिलेटेड पर्सन हैं। पार्टनर्स इस कैटेगरी में रिलेटेड पार्टनर्स रिलेटेड पर्सन होते हैं। और यहाँ पे इंप्लॉय और इंप्लॉयर के बीच में, इंप्लॉय और इंप्लॉयर के बीच में रिलेटेड पर्सन का रिलेशन होता है। कोई भी थर्ड पर्सन कंट्रोल करता है, ओन करता है, होल्ड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ग्रेटर देन इक्वल टू वोटिंग राइट या वोटिंग स्टॉक या शेयर्स और बोथ ऑफ देम, तो वो क्या कहलाता है, वो आपकी ये दोनों है ना, ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, रिलेटेड पर्सन कहलाते हैं। इसके अलावा मैंने 5वें नंबर पे आपको क्या समझाया, अगर कोई भी व्यक्ति ए है जो बी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो ये आपस में रिलेटेड रहेंगे। क्या रहेंगे, ये आपस में रिलेटेड रहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर कोई भी थर्ड पर्सन है, क्या है, कोई भी थर्ड पर्सन है, कंट्रोल करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम, सच पर्संस टुगेदर कंट्रोल। समझ में आया? इसको इस कैटेगरी में अगर आप लोग ध्यान देंगे ना तो काफी अहम और इंपॉर्टेंट जानकारी है। इस पॉइंट को अगर आप लोग जस्टिफाई करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगा। कोई भी थर्ड पर्सन है, कोई भी क्या है, थर्ड पर्सन है, वो कंट्रोल करता है बोथ ऑफ देम, यानी कि उन दोनों को। जैसे लेट अस से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 6ठे नंबर पे मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है ना। आपका कोई भी ए पर्सन है और कोई भी बी पर्सन है, ये ए किसको कंट्रोल करता है, सी को, ये किसको कंट्रोल करता है, सी को, यानी ए किसको कंट्रोल कर रहा है, सी को, बी भी किसको कंट्रोल कर रहा है, सी को। तो जो ए और बी के बीच में आरपी का रिलेशन होगा। समझ में आया? यानी कि एक थर्ड पर्सन है जिसको दो अलग अलग लोग कंट्रोल कर रहे हैं, एक थर्ड पर्सन है जिसको दो अलग अलग लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो दो अलग अलग लोग हैं उनके बीच में रिलेटेड पर्सन का संबंध होने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपने ये अपने जहन में रख लिए पॉइंट्स तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन के टाइम पे आपकी काफी हद तक मदद होने वाली है। कोई भी क्वेश्चन आप लोग उठा लीजिए, नॉट इवन आप लोग ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, आप लोग सीए सीएमएस के अगर पेपर को भी उठा करके देखेंगे, अगर आप लोग आईडीटी का पेपर उठाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेपर उठाते हैं, तो डेफिनेटली जीएसटी के अंदर आपको एज इट इज सारे पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई मेरा इतना एम्फसाइज कर रहा हूं मैं इन चीजों को, ताकि आप लोग इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए। क्लियर है? तो यहां पे समझ में आई है मेरी बात जो मैंने आपको समझाई है, ये काफी अहम इंपोर्टेंट और जरूरी रहने वाली है। अगला पॉइंट क्या कहता है, डिस्टिंक्ट सॉरी आपका रिलेटेड पर्सन को लेकर के, सच पर्संस आर मेंबर, क्या होने चाहिए, मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। याद आया मैंने सेम फैमिली आपको कराया था, सेम फैमिली के अंदर मैंने 2 पॉइंट्स आपको क्लियर कराए थे और मैंने कहा था इसके बारे में हम लोग बाद में जाकर के जिक्र करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, पीछे आ जाते हैं। याद आया ये वाला पॉइंट? तो फैमिली के अंदर मैंने 2 पॉइंट आपको क्या क्या बताए थे, अगर आप सभी को याद हो तो फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फैमिली को अगर आप लोग समझना चाहते हैं, फैमिली की मेंबरशिप को समझना चाहते हैं, तो आपको 2 पॉइंट को अपने जहन में रखना है। सबसे पहला पॉइंट सर क्या कहता है, सर सबसे पहला पॉइंट ये कहता है, यहां पे आप लोग स्पाउस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग स्पाउस की बात करते हैं और आप लोग किसकी बात करते हैं, अपने चिल्ड्रन की बात करते हैं। ये दोनों चाहे डिपेंडेंट हो, याद रखिएगा क्या हो, आपके डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके मेंबर। क्या कहलाएंगे? मेंबर कहलाएंगे। ठीक है, ये तो मेंबर कहलाएंगे, इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन कुछ लोगों के लिए है, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आप लोग सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं, पेरेंट्स की बात करने वाले हैं, आप लोग उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्या आ जाएगा, आपकी कैटेगरी के अंदर कौन आ जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट आ जाएंगे। इसके बाद आपका ब्रदर हो सकता है या आपका क्या हो सकता है, सिस्टर हो सकता है। अगर ये सारे लोग, याद रखिएगा, ये सारे लोग डिपेंड करते हैं, क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑन यू, तो आप लोग ये क्या कहलाएंगे, ये आपके फैमिली मेंबर कहलाएंगे। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्पाउस और चिल्ड्रन के केस में
कोई चीज नहीं देखना, वो आपके फैमिली मेंबर हैं। और स्पाउस और चिल्ड्रन अपने मम्मी पापा के साथ आप लोग याद रखिएगा रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। आप पेरेंट्स के साथ कब रिलेटेड रहेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कब रिलेटेड रहेंगे, ब्रदर सिस्टर के साथ कब रिलेटेड रहेंगे, अगर ये सारे लोग आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं, अगर ये क्या है होली और मेनली क्या करते हैं आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तब आप लोगों को देखना है ये किसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, रिलेटेड पर्सन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर रही होंगी और यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि सर जब आप आरपी की बात कर रहे हैं तो इस आरपी का मीनिंग क्या है, कौन कौन लोग आप लोग आरपी के अंदर रख सकते हैं, समझ में आया। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग अपने जहन में दिलो दिमाग में रख लेंगे ना तो डेफिनेटली पेपर के टाइम पे, एग्जामिनेशन के टाइम पे, परीक्षा के टाइम पे आपको काफी सहूलियत होने वाली है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट समझा दैट इज द रिलेटेड पर्सन। अब रिलेटेड पर्सन के बाद अगर आप लोग देखेंगे ना तो सर ये जो डीपी है, डीपी मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन, इस डिस्टिंक्ट पर्सन की क्या डेफिनेशन होती है सर इसे समझा दीजिए। सर डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए ना हमें कुछ एग्जांपल कंक्लूड करने होंगे, एग्जांपल के बिहा पे ही माय डियर फ्रेंड्स हम लोग इस चीज को समझ पाएंगे। बीच वाले थैंक यू को मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि अभी ये आपकी सिंगल पीपीटी हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बार बार डिस्टर्बेंस नॉट दैट्स व्हाई। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग डीपी की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, डीपी की बात करने वाले हैं। डीपी बोले तो डिस्टिंक्ट पर्सन, डीपी बोले तो डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर आपको याद रखना है काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा, ये आपका एक स्टेट है। क्या है, ये आपका स्टेट है, ठीक है। ये आपके क्या है, एक स्टेट है। कुछ एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपको मैं कुछ क्लैरिटी कर पाऊं, कुछ बेसिक एग्जाम्पल आपकी किताब के हिसाब से, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी मैं कंक्लूड कर लेता हूं कई बार ना जो आपकी किताब के हिसाब से नहीं होते हैं। यानी आप लोग कह सकते हो सीए सीएमएस के कंटेंट के अंदर से भी मैं काफी बार चीजों को डिस्कशन कर लेता हूं, ठीक है। एक प्रिंसिपल प्लेस होता है, एक एडिशनल प्लेस होता है। लेट अस से ये एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम मैंने मान लीजिए आपका रख लिया है हरियाणा। क्या रख लिया है आपका, हरियाणा रख लिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये आपका एक स्टेट है हरियाणा, और इस स्टेट के अंदर मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया है दो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ध्यान रखिएगा स्टेट आपका एक ही है लेकिन डिस्ट्रिक्ट कितने बना दिए हैं हमने, दो बना दिए हैं। लेट अस से एक आपका ऊपर वाला मैं कौन सा ले रहा हूं, आपका महेंद्रगढ़ ले रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग कह दीजिएगा सर ये आपका महेंद्रगढ़ है, ठीक है। तो आपका एक आपका क्या रहने वाला है, ये प्लेस रहने वाला है। दूसरा लेट अस से मैंने कौन सा ले लिया है, आपका रेवाड़ी ले लिया है। तो मैंने दो यहाँ पे एक सेम स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पे दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ले लिए हैं। अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, मेरी चारों वीडियो तीनों वीडियो देखी है, तो आपको क्लैरिटी होगा यहाँ पे एक स्टेट के अंदर हमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। एक स्टेट के अंदर अगर आपके दो ऑफिस है, कितने ऑफिस हैं, दो ऑफिस हैं। एक को आप लोग प्रिंसिपल प्लेस बोलोगे, एक को आप लोग एडिशनल प्लेस बोलोगे। समझ में आया। मान लीजिए आप लोग पहले को क्या बोल रहे हो, प्रिंसिपल प्लेस, यानी कि आप लोग क्या बोल रहे हो, प्रिंसिपल प्लेस बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, प्रिंसिपल प्लेस बोल रहे हो। एक क्या बोल रहे हो आप लोग यहाँ पे, एडिशनल प्लेस बोल रहे हो। अब ध्यान रखिएगा लेट अस से कि ये जो आपका महेंद्रगढ़ है इसने अलग से अपना रजिस्ट्रेशन कराया, तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन पार्टी हो गई है। इसके पास भी इसका आरपी है, इसका रजिस्ट्रेशन है। समझ में आया। माने एक ही स्टेट के अंदर हमारे पास दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, उनके अंदर हमारा क्या है, ऑफिस एग्जिस्ट करता है। और याद क्या रखना है, इनके पास अपना अपना अलग रजिस्ट्रेशन है, और अलग अलग रजिस्ट्रेशन है अगर सेम विद इन द स्टेट, तो माय डियर फ्रेंड्स ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। दीज आर द डिस्टिंक्ट पर्सन। इनको क्या बोलोगे आप लोग, डिस्टिंक्ट पर्सन बोलोगे। समझ में आया। लेकिन सर ये मैंडेटरी तो नहीं होता है, एक ही स्टेट के अंदर हमें दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना होता है। सर बिल्कुल मैंडेटरी नहीं होता है, ये डिपेंड करता है। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है, जैसे आप सेकंड सिचुएशन लेना चाहे तो आप लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं सर ये भी तो पॉसिबल है, जो आपने महेंद्रगढ़ की बात की है, एम गढ़ लिख देता हूं, ठीक है। जैसे आपने महेंद्रगढ़ की बात की है और प्लस में हमने किसकी बात की है, रेवाड़ी की बात की है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो ऑफिस है। कितने ऑफिस है, दो ऑफिस है, और दोनों के पास क्या है, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक ही रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। अगर आपका सेम रजिस्ट्रेशन होगा ना तो ये आपको याद रखना है, सेम रजिस्ट्रेशन के केस में ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होंगे। समझ में आया। डिस्टिंक्ट पर्सन कब कहलाएंगे, जब एक ही स्टेट के अंदर, एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर आपके दो अलग अलग ऑफिस हैं। दो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं। दो आपके ऑफिस है, वहां पर जो सप्लाई होगा ना
उस केस में क्या कहलाएगा, वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। लेकिन दोनों के पास अगर आपने देखा सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है, दोनों का एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से चल रहे हैं, अगर एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से चलेंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जो अभी अभी मैंने आपको कंक्लूड किया था, जैसे ये आपका क्या हो गया है, ये आपका प्रिंसिपल प्लेस हो गया है। क्या हो गया सर, ये आपका प्रिंसिपल प्लेस हो गया है। और इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको आप लोग एडिशनल प्लेस बोल दोगे। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको एडिशनल प्लेस बोला जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप लोग सेम रजिस्ट्रेशन के साथ काम करते हैं तो एक प्रिंसिपल प्लेस होता है, एक आपका एडिशनल प्लेस होता है। समझ में आया? तो यही पहला पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसको रीड कीजिएगा। मोर देन वन रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास होता है, देखिए ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड या इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, एक स्टेट की बात हो रही है, या एक यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट। समझ में आया? या फिर एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर शैल बी ट्रीटेड एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन। समझ में आया? यहाँ पे इस पॉइंट की क्लैरिटी आपको हुई कि नहीं हुई? सेम मैंने किसकी बात की है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सेम स्टेट की बात की है, और सेम स्टेट के केस में आपको क्लियर रहा होगा। अब यहाँ पे एक और दूसरी पॉसिबिलिटी है। क्या है दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? तो देखिए सेम स्टेट के अंदर तो हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी बन गई। एक तो दोनों के पास अलग रजिस्ट्रेशन हो, एक अपने दोनों के पास एक ही रजिस्ट्रेशन हो, अलग हो या तो एक हो। ठीक है, अगर एक रजिस्ट्रेशन है तो रिलेटेड पर्सन नहीं होगा, अगर दोनों के पास अलग रजिस्ट्रेशन है तो दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। सो रिलेटेड नहीं, डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं दो अलग अलग स्टेट की बात कर लेता हूं। लेट अस से मैंने कोई दो अलग अलग स्टेट का एग्जांपल लिया है। जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेट अस से मैंने किसकी बात की है, महाराष्ट्र की बात की है। ठीक है, और एक और स्टेट में माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे लेके चलता हूं। लेट अस से हम लोगों ने एक और दूसरे स्टेट की बात की है। लेट अस से हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे पुणे का ले ले, ओके सर, या गोवा का ले लेते हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं सर, हम गोवा का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है, आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के अंदर एक पर्टिकुलर ऑफिस है। क्या है हमारा, महाराष्ट्र के अंदर एक पर्टिकुलर ऑफिस है और ये रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ये क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक हमारा ऐसा ऑफिस हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स जो आरपी हो, एक क्या हो सकता है, एक आपका जो आरपी ना हो। क्लियर है, ध्यान आई मेरी बात जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, दोनों केसेस में साथ लेके चल रहा हूं, ध्यान रखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, दोनों केसेस को मैं साथ लेके चल रहा हूं। यहाँ पे एक तो आरपी का एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, एक आप लोग यूआरपी का एग्जांपल ले सकते हैं। माने एक के पास रजिस्ट्रेशन है, एक के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये आपका रजिस्टर्ड पर्सन हो गया, ये आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गया। अब एक स्टेट है, जैसे आपने क्या कहा, ये आपका स्टेट नंबर 1 है, लेट अस से, और हम लोग यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी भी आप लोग ले सकते हैं, स्टेट भी ले सकते हैं। अब हुआ क्या है, हुआ ये है सर, हमने ना कुछ गुड्स यहां से सप्लाई किए हैं। क्या किए हैं, हमने यहां से कुछ गुड्स को सप्लाई किया है रजिस्टर्ड पर्सन से, यानी कि रजिस्टर्ड बॉडी से, और यहां पे हम लोगों ने अपने गुड्स को सप्लाई किया है। ठीक है, अगर आप लोग आरपी से आरपी को करते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, हम लोग आरपी से अनआरपी को करते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो ये अगर आप लोग देखेंगे, ये जो ट्रांसफर हुआ है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, ये जो ट्रांसफर है ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, ये आपका इंटर स्टेट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर आता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, ये हमारा इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर आएगा, और इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर आप लोग कुछ भी सप्लाई करें वो सप्लाई कहलाएगा, और सप्लाई के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। समझ में आया? तो इस केस में चाहे आप लोग यहां से माय डियर फ्रेंड, चाहे आप लोग बेसिकली अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आरपी से, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस से रजिस्टर्ड ऑफिस ट्रांसफर करें सप्लाई, या फिर आप लोग अनरजिस्टर्ड के अंदर सप्लाई करें, दोनों ही केस में आप लोगों का जो सप्लाई है वो कंसीडर होगा। याद रखिएगा, दोनों ही केसेस में आप लोग उसको सप्लाई बोलेंगे, और दोनों ही केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। समझ में आया? दोनों ही केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये आपका इंटर स्टेट सप्लाई था, और यहाँ पे हमने किसकी बात की थी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे मैंने इंटर स्टेट की बात ना करके हमने इंट्रा स्टेट का एग्जांपल लिया था। लेट अस चेंज द कलर ऑफ पेन। ठीक है ना, हम लोगों ने किसका एग्जांपल लिया था, हम लोगों ने इंट्रा स्टेट का एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये क्लैरिटी हो गया होगा कि कौन डिस्टिंक्ट होगा, कौन डिस्टिंक्ट
डिस्टिंक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा, अच्छा एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पे हमें सप्लाई नहीं बताना है, हमें क्या बताना है सर, आपने रजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन से अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई है ना, तो क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन होगा? तो यस, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ये आपका डिस्टिंक्ट पर्सन होगा ही होगा। क्या यहाँ पे होगा सर? यहाँ पे भी ये आपका डिस्टिंक्ट पर्सन होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे इस चीज को आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है कि किस तरीके से चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको सहूलियत होने वाली है। तो यही पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। सेकंड पॉइंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है वन ऑफिस इन वन स्टेट एंड सेकंड इन अनदर स्टेट। बताया ना, एक ऑफिस आपके एक स्टेट के अंदर है और दूसरा ऑफिस आपके दूसरे स्टेट के अंदर है, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई हो गया है। तो यहाँ पे अगर एक आपका रजिस्टर ऑफिस है, अब यहाँ पे रजिस्टर हो नहीं हो कोई मायना नहीं रखता, सिर्फ याद रखिएगा यहाँ पे आपका डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे, माने ये वाली बॉडी यहाँ पे डिस्टिंक्ट होगी, ये दोनों आपस में क्या होंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन की कैटेगरी में एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आप लोग थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा स्टॉक ट्रांसफर और ए ब्रांच ट्रांसफर, ठीक है ना। आप लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इफ द ट्रांसफर आर अंडरटेकन बिटवीन द टू ऑफिस, ठीक है ना। अगर आप लोग स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के अंदर, विच आर रजिस्टर्ड, दोनों क्या है? रजिस्टर है, दोनों क्या है? रजिस्टर, आर डिस्टिंक्ट पर्सन, वो क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। माने ध्यान रखिएगा स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है? स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे इसने क्या कहा, इसने सिंपल सा एग्जांपल लिया है, सर आपने दो ऑफिस ले लिए हैं, अब वो कहीं के भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने केवल स्टॉक ट्रांसफर किया है माय डियर फ्रेंड्स। क्या किया है? स्टॉक ट्रांसफर किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा सर, ये आपका ऑफिस 1 रहने वाला है, सर ये आपका ऑफिस 2 रहने वाला है, क्लियर। और आपने क्या किया है, आपने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के अंदर स्टॉक ट्रांसफर किया है। क्या किया है? स्टॉक ट्रांसफर किया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है? दोनों ऑफिस आरपी है, माने ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है और ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है। तो याद रखिएगा जो आपका 1 और 2 है, इन दोनों के बीच में हम लोग ये बड़े प्यार से कहेंगे, दोनों क्या रहने वाले हैं? आपके डिस्टिंक्ट पर्सन रहने वाले हैं। दोनों क्या रहने वाले हैं? आपके डिस्टिंक्ट पर्सन रहने वाले हैं, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग स्टॉक ट्रांसफर करें, चाहे आप लोग ब्रांच ट्रांसफर करें, ब्रांच के अंदर या स्टॉक के अंदर, व्हाटएवर आप लोग चूज करना चाहे, तो इस पॉइंट को आपको अपने ख्याल में रखना है, ठीक है। ये हैशटैग थर्ड हो गया, ये हैशटैग सेकंड हो गया और फर्स्ट मैंने वहीं पे समझा दिया था, ठीक है। एक और पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, ट्रांसफर बिटवीन द 2 यूनिट्स विद द सेम रजिस्ट्रेशन। मैंने बता दिया, अगर एक रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप लोग ट्रांसफर करते हैं, याद आया ना, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप लोग ट्रांसफर करते हैं तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, काफी मैंने एनर्जी लगाया है इस चीज के ऊपर आप सभी को समझाने के लिए कि सर आपको याद रखना है कि ये रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन क्या होता है बाबा, और ये जो डिस्टिंक्ट पर्सन है इसका क्या डेफिनेशन होता है। और एक बार आपको ये जो आपका डिस्टिंक्ट पर्सन समझ में आ गया और आपको अगर बेसिकली आपका रिलेटेड पर्सन समझ में आ गया, तो ये जो आपका सेक्शन 7(1)(b) और सेक्शन 7(1)(c) माने इंपोर्टेशन ऑफ द सर्विस विद द कंसीडरेशन और विदाउट द कंसीडरेशन, आपके लिए मक्खन हो जाएगा। अब बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े इजीली किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, और अगर इनमें से कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम लोग डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर एक चीज को टीचिंग स्टाइल के अंदर मेरे को परिवर्तन, चेंज, बदलाव करने की जरूरत है, तो आप लोग प्लीज सजेशन दिया करें। डेफिनेटली आपके सजेशन हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियोस को काफी हद तक बेहतर बनवा सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर रही होंगी। सेकंड क्लास का जो पहले 2 टॉपिक थे आपको क्लियर रहे होंगे। अभी तक मैं फटाफट से कंक्लूड कर देता हूं हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। हम लोगों ने, सर यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं तमाम चीजों को, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन को समझा, जहां पर मैंने आपको समझाया सर सबसे पहले आपको गुड्स और दूसरा क्या है, सर्विस की डेफिनेशन को समझना है विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। उसके बाद अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने सप्लाई के मीनिंग को समझा। सप्लाई का मीनिंग कहां पे लिखा हुआ था सर, ये आपका सेक्शन 7(1)(a) के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सेक्शन 7(1)(a) को अंडरस्टैंड किया, जो किससे जुड़ा हुआ था, सप्लाई बाय ए
अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, याद आया ये किसके द्वारा था, सप्लाई बाय ए अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी। इसके अलावा हम लोगों ने सेक्शन 7(1)(b) को पढ़ा जो किससे जुड़ा हुआ था, विद कंसीडरेशन था, याद आया किससे था, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विद कंसीडरेशन, समझ में आया। और अगर आप लोगों को याद हो तो 7(1)(c) मैंने अभी आपको पढ़ाया जो किससे जुड़ा हुआ था, सर ये आपका विदाउट कंसीडरेशन से जुड़ा हुआ था, क्लियर है। और यहीं पे हम लोगों ने आपके डीपी को समझा, डिस्टिंक्ट पर्सन को समझा, यहीं पे हम लोगों ने आरपी को समझा, रिलेटेड पर्सन को समझा, ठीक है। यहां तक आपको अगर क्लैरिटी मिल गया है तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम डीम्ड सप्लाई को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। देखिए सप्लाई की डेफिनेशन अगर आपको याद है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। सप्लाई किसके अंदर था, मैंने बताया था यहाँ पे हम लोगों ने सप्लाई की डेफिनेशन को पढ़ा था सेक्शन 7(1) के अंदर, ठीक है। अगर आपको याद है तो सप्लाई के अंदर मैंने 3 पॉइंट आपको मेमोराइज करने के लिए बोले थे। सर सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन हमारी थी सर ये क्या होना चाहिए, बेस्ट लेडर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेस्ट लेडर, माने आपका बार्टर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, सेल हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, लीज हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, डिस्पोजल हो सकता है या रेंटल हो सकता है, इनमें से कोई एक आपका एक्ट होना चाहिए। प्लस में मैंने बताया था यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंसीडरेशन, मैंने बताया था ना इसके बिना सप्लाई होना इम्पॉसिबल। और तीसरा क्या होना चाहिए, कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, या अगर आपको याद हो तो फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। 3 पॉइंट मैंने बताए थे, क्लियर है। तो यहाँ पे सप्लाई की तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है, लेकिन कई बार क्या होता है इन तीनों पॉइंट के अंदर से, अगर आप लोग ध्यान देंगे इन तीनों पॉइंट्स के अंदर से हमारे पास कंसीडरेशन नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कंसीडरेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको हम पर्टिकुलर लेवल पे सप्लाई मान के चलेंगे, माने वो सप्लाई होता नहीं है लेकिन लॉ में ऐसे प्रोविजन है कि हमें उसको सप्लाई मानना पड़ेगा, और जिसको सप्लाई मानना पड़ता है बच्चा उसको बोलते हो आप लोग डीम्ड सप्लाई, क्या बोलते हो आप लोग उसको, डीम्ड सप्लाई, समझ में आया। तो ये डीम्ड शब्द है ना ये इसीलिए यूज किया जाता है सर वो वैसा होता नहीं है लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हम उसको सप्लाई मान लेते हैं, माने ऐसे कुछ बेसिकली इवेंट्स भी है हमारे पास, ऐसे कुछ केसेस भी हैं जहां पर विदाउट द कंसीडरेशन भी हम लोग सप्लाई कंसीडर करके चलेंगे। अब अगर आप लोग प्रोविजन को पढ़ेंगे ना, लीगल प्रोविजन को, तो दिमाग चकरा जाएगा, याद होने में भी दिक्कत होगी, लेकिन मैं एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं ना जिसको अगर आप लोग याद कर लेंगे ना तो उस सेक्शन को बड़े प्यार से मक्खन का माफिक आप लोग समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और गर्दा उड़ा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा उसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। अच्छा अगर आप लोग ये नोट चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ साथ टेलीग्राम का लिंक आपको जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना वहां पे दिया हुआ है, ज्वाइन कर ले बाबा, उधर तेरे को सारा कंटेंट मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। डीम्ड सप्लाई का जो डिस्कशन है याद रखिएगा, काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। वैसे तो सेक्शन के हिसाब से चलोगे तो मैंने बताया दिमाग चक्कर खा के गिर जाएगा, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप लोग डीम्ड सप्लाई की बात करते हैं तो सर हम सबसे पहले सेक्शन की चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन 7(1)(c) के अंदर हम लोग चलने वाले हैं विद, हम इसको रीड करेंगे किसके साथ, शेड्यूल 1 के साथ, किसके साथ रीड करने वाले हैं, शेड्यूल 1 के साथ। तो ये किस में डील करता है ये वाला सेक्शन, सर अभी तो आपने बता दिया ये किस में डील करता है, सर ये आपका डीम्ड सप्लाई में डील करता है, किस में डील करता है, डीम्ड सप्लाई के अंदर, माने ऐसी सप्लाई जो विदाउट कंसीडरेशन होती है, याद रखिएगा सप्लाई जो क्या होती है विदाउट कंसीडरेशन, लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते हैं, सप्लाई कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, सप्लाई कंसीडर करते हैं। टेक्निक क्या है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, टेक्निक सिंपल सी है। टेक्निक में क्या करना है आपको, एक छोटा सा टेक्निक याद रखना है, निमोनिक्स बोल सकते हैं इसको आप लोग, ऐसे याद रखिएगा TRIP, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, TRIP, यानी कि इसको बोलते हैं आप लोग ट्रिप, क्या बोलते हो, ट्रिप। अब ध्यान रखिएगा सर ये ट्रिप क्या लफड़ा है, ध्यान दीजिएगा सर यहाँ पे टी का मतलब होता है आपका ट्रांसफर, क्या होता है आपका ट्रांसफर, अभी मैं समझाऊंगा काफी डिटेल में जाके ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है। सर आपका आर का मतलब होता है या तो आपका रिलेटेड पर्सन हो या तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो, तो हमने पढ़ा रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन वाला केस, अभी मैं काफी डिटेल में समझाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। आई का मतलब होता है तीसरे नंबर पे इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अब ये भी पढ़ा ना,
इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इन केसेस में विदाउट कंसिडरेशन भी आप लोग क्या करते हो, सर्विस कंक्लूड करके चलते हो। चौथे नंबर पे पी होता है, पी का मतलब होता है आप लोग कहते हो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। क्या कहते हो आप लोग इसको, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। सर हमारे पास कितनी कंडीशंस बन जाती हैं, 4 कंडीशन बन जाती है। फर्स्ट इज टी, टी बोले तो ट्रांसफर, आर मतलब आपका रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा, आई का मतलब इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो जाएगा, और पी का मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की बात करेंगे। अगर आपने मेरी क्लासेस को अच्छे से लगाया है तो ये मैंने अभी भी आपको समझाया रिलेटेड पर्सन वाला पूरा मामला, ठीक है ना। रिलेटेड पर्सन क्या होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के अंदर मैंने आपको 2 सेक्शन कराए थे, याद हो तो। एक हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 7(1)(b) को पढ़ा था जो विद कंसीडरेशन था। एक मैंने आपको सेक्शन 1(c) पढ़ाया था जो क्या था, विदाउट कंसीडरेशन था। जहां पे अगेन आप लोग विदाउट कंसीडरेशन रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन है या अनरिलेटेड पर्सन है, वो वाला सेम चार्ट। यानी कि आपने ध्यान दिया तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस तो मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और ये जो आपका रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन भी मैंने पढ़ा दिया है। सर ये ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये हमको समझना है। लीगल प्रोविजन नीचे लिखा हुआ है, आपकी इच्छा है, अगर जमीर कहता है पढ़ना है तो डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन इस टेक्निक से याद करेंगे ना तो एग्जाम में बड़े प्यार से, बड़े आराम से आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है ट्रिप, टी बोले तो ट्रांसफर, आर बोले तो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन, आर के बाद आई, आई बोले तो इंपोर्टेशन ऑफ द सर्विस। इंपोर्टेशन ऑफ द सर्विस मींस वी डील विद द सेक्शन 7(1)(c) विदाउट द कंसीडरेशन, याद आया। उसके बाद आप लोग पीपी माने प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है ना, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात रहेगी। तो यहाँ पे आपने क्या क्या पहले क्या पढ़ा हुआ है, रिलेटेड पर्सन अभी अभी पढ़ा है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस भी अभी भी पढ़ा हुआ है। सर ये बताइए ट्रांसफर का क्या मीनिंग है, क्या है इस ट्रांसफर का क्या मीनिंग है। तो एक नया पेज ले लेते हैं ताकि हम लोग चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक एग्जांपल ले लीजिए, लेटर से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये कोई भी एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुमार अमित, ठीक है। अब ये कौन है, आपका कुमार अमित है, तो मैंने लिख दिया है ये आपके कुमार अमित है। अब इस मैंने क्या किया है, मैंने अपना ऑनलाइन टीचिंग से सेटअप शुरू करना था। ऑफलाइन तो हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना ऑनलाइन टीचिंग सेटअप क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो अब मेरे को कुछ चीजों की जरूरत होती है। जब भी मैं ऑनलाइन टीचिंग की स्टार्ट करता हूं तो बेसिक सी बात है, लेट अस से कि मेरे को किसकी जरूरत है, मेरे को एक लैपटॉप की जरूरत है, क्लियर है। मेरे को किसकी जरूरत है, एक लैपटॉप की जरूरत है जिसका एमआरपी मेरे को 1 लाख रुपया पड़ा है। कितना पड़ा है, 1 लाख रुपया पड़ा है। और याद रखिएगा मैंने इसके ऊपर जीएसटी पे किया, क्या किया है, मैंने इसके ऊपर जीएसटी पे किया है। लेट अस से मैंने जीएसटी कितना पे किया है, इसके ऊपर 10,000 ले ले, यानी कि आपने जीएसटी कितना पे किया है, आपने इसके ऊपर जीएसटी पे किया है 10,000 रुपया। और क्योंकि मेरे को आईटीसी का पता है, क्योंकि मैं तो मास्टर ही टैक्स का हूं, तो मेरे को पता है, तो मैंने क्या कर लिया, आईटीसी अवेल कर लिया। क्या कर लिया, आईटीसी अवेल कर लिया। तो आप सभी को पता है आईटीसी की बेसिक कंडीशन क्या होती है कि सर ये जो आपने लैपटॉप लिया है, ये जो बाबा आपने क्या खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है, ये किसके लिए यूज करने का, ये आपको बेसिकली आपको अपने बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज करने का, किससे, किसके लिए यूज करने का, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज करने का, क्लियर है। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको किसके लिए यूज करने का, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज करने का। अब हुआ क्या है कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, ठीक है ना, क्या ले रहा हूं मैं, आपका ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं। ध्यान रखिएगा हम क्या कर रहे हैं, आपका एक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अब मेरे को एक ऐसा बच्चा दिखा जो काफी डेडिकेटेड है, क्या है आपका, डेडिकेटेड है, जिसको मैंने कह दिया मिस्टर XYZ, ठीक है। अब ये क्या कहा, मिस्टर XYZ। अब इस मिस्टर XYZ के पास पोटेंशियल बहुत बढ़िया है, ये लड़का डेफिनेटली कुछ बड़ा कर सकता है, डेफिनेटली जोश, जुनून, एनर्जी, एंथुसियाज्म, डिसिप्लिन सब है इसके पास, ठीक है ना। लेकिन इसके पास रिसोर्स नहीं है, इसके पास पढ़ने के लिए लैपटॉप नहीं है। इसने मेरे को संपर्क किया कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं, डेफिनेटली आप मेरा जो एक तरीके से जो आप लोग कह सकते हैं ना, मेरी काबिलियत को जांच लीजिए, अगर आपको लगता है तो आप डेफिनेटली मेरी हेल्प कीजिए। मैंने कहा चलो ओके मैं तेरी हेल्प करता हूं। जो मेरा बैच ऑनलाइन है, जो मैंने 5,000 रुपए का बैच में मान लीजिए आईडीसी का लेके आया, मैंने पढ़ाया हुआ, ठीक है। तो ये जो मेरा 5,000 का बैच है, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं अपने बैच की बात कर रहा हूँ, जो आपका 5,000 रुपए का बैच है। मैंने बोला जा तू फ्री ले जा, ठीक है।
ठीक है पढ़ ले, लेकिन क्या कर ले, फ्री ले जा लेकिन पढ़ ले। अब यहाँ पे दिक्कत यार है सर मैं नहीं पढ़ सकता, क्यों नहीं पढ़ सकता, अरे मैंने तेरे को 5,000 का बैच क्या किया, फ्री तो कर दिया है, लेकिन ये कहता है सर बैच कहाँ पे लूं, ना मेरे पास मोबाइल है ना मेरे पास लैपटॉप है। अब ऐसे में मैंने क्या सोचा कि यार मैंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है तो डेफिनेटली मैं एक नया लैपटॉप ले लूंगा। जो मैंने लैपटॉप लिया ना, मेरा लैपटॉप लिया, वो मैंने इस बच्चे को ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। लेकिन मैंने इसके बदले में इससे पैसा नहीं लिया। माने मेरा लैपटॉप किसके पास चला गया, मेरा लैपटॉप चला गया है मिस्टर XYZ के पास। क्लियर, किसके पास चला गया है, XYZ के पास चला गया है। और यहाँ पे ये जो लैपटॉप गया है ये विदाउट कंसिडरेशन गया है। क्या गया है, विदाउट कंसिडरेशन। अब क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या किया था, ITC अवेल किया था, तो अब गवर्नमेंट को हो गया दिक्कत, बोला कि ज्यादा शाना बनता है तो इसलिए मैं तेरे लिए एक नया सेक्शन लेके आता हूं, दैट इज द सेक्शन 7(1)(c) विद द शेड्यूल 1, जो बताता है अगर आपने कोई भी अपना ITC अवेल किया हुआ आइटम विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर भी कर दिया ना, ट्रांसफर भी कर दिया ना, तो मैं उसको सप्लाई मानेगा रे बाबा, और उसके ऊपर तेरे को टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया, दैट्स व्हाई ये पूरा सीन है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफर। अब ट्रांसफर की 3 कंडीशन है जिनको आपको याद रखना है। सर 3 कंडीशन, सबसे पहले तो यहां पे आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका ट्रांसफर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांसफर। या आप लोग कह सकते हो सर अगर डिस्पोजल होगा ना तो भी चलेगा, ठीक है। आप लोग दूसरा याद रखिएगा, ये जो ट्रांसफर है ये आपका परमानेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। तीसरा याद रखिएगा, यहाँ पे आप ITC अवेल किए हुए होने चाहिए, यानी कि आपने क्या कर लिया है, ITC को अवेल कर लिया है। तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो ये आपका पर्टिकुलर ट्रांसफर वाली कंडीशन क्या होती है, फुलफिल होती है, और ये जो ट्रांसफर है ये सप्लाई कहलाएगा। समझ में आया, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो नया था, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा था, अब उम्मीद करता हूं क्लैरिटी मिल गया होगा। ट्रांसफर के केस में क्या कंडीशन रहेंगी, किस तरीके से आपको दिलो दिमाग और जहन में रखना है, किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्रांसफर वाला पॉइंट समझ में आया। अच्छा, डिस्टिंक्ट पर्सन और जो आपका रिलेटेड पर्सन है ये भी पढ़ा दिया है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस मैंने पढ़ाया था, फिर एक बार आपको मैं दिखा देता हूं ताकि आपको रिफ्रेश हो सके। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के अंदर विदाउट कंसिडरेशन वाला केस आया था, तो ये वाला जो केस है ना विदाउट कंसिडरेशन वाला, ये हम लोगों ने ट्रिप के अंदर भी इंक्लूड किया हुआ है। याद रखिएगा किसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है, ट्रिप के अंदर भी इंक्लूड किया हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग किसको मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, सेक्शन 7(1)(c) रेड विद द शेड्यूल 1, सेक्शन 7(1)(c) रेड विद द शेड्यूल 1। अब ध्यान रखिएगा ये क्या सर लफड़ा है, ये जो अभी ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, PP बोले तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब इसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका प्रिंसिपल, P का मतलब क्या है आपका प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, हम प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ बातें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप लोग प्लीज मेक श्योर करके उस चीज को अपने दिलो दिमाग और जहन में रख लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिए। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन है जो मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं, दैट इज द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू द एजेंट विदाउट, यानी कि विदाउट कंसिडरेशन वुड बी कंसिडर एज ए डीम्ड सप्लाई इफ द इनवॉइस ऑफ द गुड्स इज इशूड बाय ए एजेंट इज हिज ओन नेम। यानी आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका एक प्रिंसिपल है, यहाँ पे क्या है आपका एक प्रिंसिपल है, यहाँ पे आपका एक एजेंट है, और यहाँ पे इस एजेंट ने क्या किया है, एक आपका कस्टमर पकड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया है, प्रिंसिपल ने क्या किया है, एजेंट को सप्लाई किया है। यानी कि यहाँ पे जो सप्लाई तो हुआ है, लेकिन ये सप्लाई है कैसा है, ये विदाउट कंसिडरेशन है। सर क्या है, विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। ये जो सप्लाई है क्या है, ये विदाउट कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे अगर ये जो इनवॉइस है गुड्स का, ये इशू किया जाता है एजेंट के खुद के नाम के ऊपर। माने ये जो आपका इनवॉइस है, ये क्या है आपका इनवॉइस issued on
द नेम ऑफ, यानी कि किसके नेम पे इशू किया जाता है, नेम ऑफ, आप लोग किसकी कह रहे हैं, एजेंट। अगर आपके एजेंट के नाम पे इनवॉइस इशू किया जाता है और आपके प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ गुड्स का सप्लाई किया है, तो उस केस में ये जो सप्लाई है ये क्या कहलाएगा, ये डीम्ड सप्लाई कहलाएगा। सप्लाई क्या कहलाएगा, डीम्ड सप्लाई कहलाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिप। ये क्या होता है, ट्रिप होता है। एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले टी, टी बोले तो ट्रांसफर, आर, आर का मतलब रिलेटेड पर्सन या आपका क्या हो सकता है, आपका डिस्टिंक्ट पर्सन हो सकता है, आई माने इंपोर्टेशन ऑफ द सर्विस, और पी माने क्या होता है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये क्या है, ये आपका एक ऐसा छोटा सा टेक्निक है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो डेफिनेटली इस सेक्शंस के साथ डील कर पाएंगे। परमानेंट ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ ए बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी अवेल कंडीशन लिखा हुआ है। परमानेंट ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एसेट विल नॉट बी डीम्ड एज ए सप्लाई। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। बहुत टेक्निक से मैंने चीजें समझा दी, समझ में भी आ गई होंगी। अगर वीडियो अगर ये पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, चीजें आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हुई होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास नंबर 2 जो आपकी जुड़ी हुई है, सप्लाई ऑफ द जीएसटी। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।